हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेप आईएएस। सेप आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं द हिंदू के कुछ प्रमुख न्यूज़ जो हमारे पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसके ऊपर विशेष नज़र डालते हैं और उसके ऊपर कुछ प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। देखते हैं सबसे पहला न्यूज़ हमारा कौन सा है आज का, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारा आज 16th फाइनेंस कमीशन को लेकर न्यूज़ आ रहा है, 16वीं वित्त आयोग को लेकर। समझते हैं कि वित्त आयोग का गठन किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है और इसमें कौन-कौन से मेंबर हैं और उनके चेयरमैन कौन हैं, ठीक है? तो अभी ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि राष्ट्रपति जी के द्वारा 16वें वित्त आयोग के 4 जो पैनल मेंबर हैं, 4 पैनल सदस्यों को नामित किया गया है, उनका चयन किया गया है। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद के बारे में जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ठीक है? 16th फाइनेंस कमीशन का जो गठन हुआ है, वो आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत इसका गठन किया गया है, ठीक है? तो उसमें ये पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है कि वो समय-समय पे फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इस वजह से ये न्यूज़ में था। और दूसरा इसके ऊपर जानते हैं कि सेकंड क्या है इसके ऊपर, ये गैजेट ऑफ इंडिया, ये जो भारत का राजपत्र है, उसी में राष्ट्रपति जी के द्वारा ये चीज़ इश्यू किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं जो 16th फाइनेंस कमीशन है, उनके चेयरमैन बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है? ये उसके चेयरमैन हैं, ये उनका इमेज यहाँ पे लगा हुआ है और ये नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2015 में, तब ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है? इस कमीशन को कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि इनको किस-किस सब्जेक्ट के ऊपर इनके सजेशंस देने होते हैं, ठीक है? तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिक्टेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और दूसरा, और इस पैनल मेंबर्स में कौन-कौन मेंबर है उनके ऊपर जानते हैं कि 4 अदर पैनल मेंबर्स हैं जो इनका सहयोग करेंगे अरविंद पनगड़िया जी को। उनका नाम है श्री अजय नारायण झा, ये पहले से भी 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर रह चुके हैं। और दूसरे श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, और थर्ड आपके हैं डॉक्टर निरंजन राज्य अध्यक्ष, और फोर्थ आपके हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, ठीक है? तो ये 4 मेंबर्स के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि बीपीएससी 67वीं के प्रश्न आपसे चारों 4 मेंबर्स के नाम भी दे चुका था और उसमें आपको मैच द फॉलोइंग में मिलान करने को कहा था, ठीक है? तो ये ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ये इनको क्या काम दिया गया है, तो ये बेसिकली 3 प्रमुख काम दिया गया है इनको, इसके ऊपर इनके सजेशंस माँगे गए हैं। सबसे पहले जो टोटल टैक्सेस कलेक्शंस है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके ऊपर इनके विचार माँगे गए हैं कि कितना होगा। जैसे कि अभी 15th फाइनेंस कमीशन अभी प्रेजेंटली वो है, तो उसने क्या रिकमेंड किया था कि राज्यों को 41% रिकमेंडेशंस था कि राज्यों का जो शेयर होगा, मान लीजिए अगर 100 रुपए है, तो उसमें से राज्यों का शेयर कितना होगा, 41 रुपए सभी राज्यों को मिलाकर जाएगा। और सेकंड जो है ग्रांट इन एड्स की जो बात करते हैं, तो ग्रांट इन एड्स कितना किसको दिया जाएगा, उसके ऊपर भी इनके सजेशंस आएंगे। और थर्ड, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर उनके रिसोर्स एलोकेशंस, उनके फंडिंग की भी बात इसमें बोला जाएगा, इनके सजेशंस देखे जाएंगे। और ये कब से इनका कार्यभार स्टार्ट होगा उसके ऊपर देखते हैं कि इनका जो पूरा स्टार्टिंग डेट है वो क्या है। स्टार्टिंग डेट इनका हो गया कि 1 अप्रैल 2026, क्योंकि 2025 तक तो आपका ये अभी वैलिड है 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है? उसके बाद जो 1 अप्रैल आएगा उसके बाद ये 16th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा और वो आने वाले 5 सालों तक होगा। तो ये अभी न्यूज़ में था, इसके बारे में आपको जानना चाहिए और इसी के ऊपर प्रश्न भी पूछता है। दूसरा न्यूज़ है चंपाई सोरेन के बारे में। ये झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है? वहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे ईडी के बारे में, हम लोगों ने देखा था कि ईडी का वहाँ जो रेड चल रहा है जिसकी वजह से हेमंत सोरेन वहाँ पे रिज़ाइन किए हैं, उनको कस्टडी में भी लिया गया है। तो उस संदर्भ में आपका एक संविधान का एक अनुच्छेद बहुत न्यूज़ में आ रहा है और ये अनुच्छेद जो है आर्टिकल 164, ये बिहार के भी संदर्भ में न्यूज़ में आ रहा था, ठीक है? तो बिहार के पर्सपेक्टिव में क्यों आ रहा था? क्योंकि बिहार में भी सरकार बदली है, तो इस वजह से ये आर्टिकल 164 बहुत न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? ये आर्टिकल 164 जो है आपको गवर्नर को पावर देता है कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं और उनके साथ जो अदर मिनिस्टर्स होंगे उनकी नियुक्ति कर सकते हैं और उनका जो टेन्योर होगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ये होगा, ठीक है? तो उसी पावर का यूज करते हुए राज्यपाल ने हेमंत सोरेन की जगह पे
चंपई सोरेन को 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण करवाया है, जिस वजह से ये बहुत न्यूज़ में है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछ लेता है, जैसे कि अभी झारखंड पीसीएस का जिनका भी एग्ज़ाम होगा, उसमें ये प्रश्न देखने को मिलेगा और वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ये 4 टूर्नामेंट होता है हमारा, ठीक है? 4 हमारा जो टेनिस का टूर्नामेंट है जो फ़ेमस है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच और अमेरिकन, ये 4 ओपन सीरीज़ होते हैं। टेनिस स्पोर्ट से ये बिलॉन्ग करता है। उसमें ये जो फर्स्ट सीरीज़ में हमारा है ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कुछ विनर्स हैं और ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि इसमें मेंस डबल में जो है वो एक हमारे भारतीय है, उनका नाम है रोहन बोपन्ना, ठीक है? तो जिस वजह से ये बहुत चर्चा में है। तो एक ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में जानते हैं पहला कि ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट पे बेसिकली खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे, ठीक है? और दूसरा कि इसमें मेंस सिंगल्स में कौन विजेता रहे, ठीक है? मेंस सिंगल्स में इसमें आपके विनर कौन रहे? तो इसमें जेनिक सिनर, ठीक है? जेनिक सिनर ये विनर थे। जेनिक सिनर ये कहाँ के हैं? इटली के हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी यंग प्लेयर है, ये भी है कि यंगेस्ट प्लेयर है ये, यंगेस्ट प्लेयर टू विन द मैच, ठीक है? तो ये भी है। और दूसरा आप अगर दूसरा बात करें मेंस डबल की बात करें, ठीक है? मेंस डबल कैटेगरी में इसमें इंडियन है हमारे रोहन बोपन्ना, ठीक है? कल ही इनका इमेज भी आ रहा था, प्रधानमंत्री जी से इनकी मुलाकात हुई थी, प्लस एडविन, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ठीक है? ये ऑस्ट्रेलियन है। तो इन दोनों ने, और ये रोहन बोपन्ना का ग्रैंड स्लैम टाइटल भी है। ग्रैंड स्लैम किसको बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम बोलते हैं बेसिकली जो 4 टाइटल को जीते, किसी भी टेन्योर किसी भी ईयर में चारों मिलाकर कोई जीतता है तो उसको ग्रैंड स्लैम टाइटल दिया जाता है, ठीक है? और इसमें जो है आपका दूसरा कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो अरियन्ना सबलेंका, ये पिछली बार की भी विजेता थी वुमेन सिंगल में, ये आपकी यहाँ की है, बेलारूस की है ये, और इस बार भी यही इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल्स को जीती है, ठीक है? तो बेलारूसियन प्लेयर है। और दूसरा इनके बारे में ये जानना है कि ये उस लिस्ट में शामिल हो गई है जो एक से अधिक बार इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है। एक इसमें फैक्ट आपके पेपर में ये भी आया था कि मैक्सिमम वुमेन की अगर बात करें वुमेन सिंगल्स में, तो मैक्सिमम टाइटल्स ऑस्ट्रेलियन टाइटल्स जीतने वाले के नाम में आपको ये इंपॉर्टेंट है, मार्गरेट कोर्ट, ठीक है? ये 11 बार जीत चुकी है। तो ये भी आपके पीटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है? दूसरा देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। ये एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, इसमें बेसिकली जो अभी हमारा जो आपका इंटरिम बजट पास हुआ है, ठीक है? तो इंटरिम बजट में ना एक ये चर्चा किया गया है, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये चर्चा किया था एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के ऊपर, और जो सर्वाइकल कैंसर है उसके ऊपर चर्चा किया गया था, ठीक है? तो एचपीवी का मेंशन किया गया है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से बहुत सारी जो गर्ल्स है, यंग गर्ल्स, उनकी मृत्यु हो रही है। तो उसके वजह से, और दूसरा ये कि लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव करना है, लार्ज नंबर ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना है सरकार के द्वारा, ताकि इन बच्चियों को बचाया जा सके। एक रिपोर्ट बताते हैं, इसमें मेंशन भी आपकी स्लाइड में, कि 2022 में क्या हुआ था बेसिकली कि 1,25,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे और उसमें से 75,000 ये आपकी डेथ हुई थी। ये इंडिया का हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इंडिया में ये था। और एक ये भी है कि इंडिया में 1/4 ऑफ द ग्लोबल 1/4 ऑफ द ग्लोबल जो भी आपके सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट है वो इंडिया में सर्वाइव करते हैं, ठीक है? और इंडिया में उनकी मृत्यु हुई है इतनी लार्ज नंबर पे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ये सरकार के लिए भी प्रॉब्लम का विषय है क्योंकि हेल्थ सरकार का ही मुद्दा होता है, सरकार को ही देखना होता है। तो हेल्थ अच्छा रहेगा तभी उस कंट्री की परफॉर्मेंस अच्छी भी रहेगी, ठीक है? तो इस वजह से ये चर्चा में है। तो सरकार का ये प्लान है कि लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव करके स्कूल के माध्यम से, कम्युनिटी सेंटर के माध्यम से, जो 9 से 14 वर्ष की जो बच्चियाँ होती है, उनको ये वैक्सीन दिया जाए, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनमें जो ये स्ट्रेन्स है, वो डेवलप ना हो सके और फ्यूचर में वो सर्वाइकल कैंसर से उनको बचाया जा सके, ठीक है? तो 9 टू 14 ईयर्स, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, 9 टू 14 ईयर्स की बच्चियों को ये देना है, ठीक है? और एक इसके संदर्भ में बात करते हैं, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था कि हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि ये वैक्सीन जो है काफ़ी कॉस्टली था, हम लोग यूके से इंपोर्ट करते थे, तो उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिजिनसली ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वावैक वैक्सीन बनाया गया है, ठीक है? ये हमारा सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया जो पुणे में बेस्ड है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है? सर्वावैक। ये पिछले साल का है, उसी समय ये डेवलप हुआ था। इसको, इसके साथ एक चैलेंज क्या है कि अभी इसकी प्रोडक्शन जो है, अभी इसकी जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड क्वांटिटी में हो रही है,
उसको हम लोग एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मीटिंग्स चल रही है, डील्स चल रही है, ताकि फ्यूचर में लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स एक समय पे डेवलप किया जा सके, ताकि जो भी बच्चियां हैं उनको ये वैक्सीन्स दिया जा सके, ठीक है। और एक साथ इसमें प्रॉब्लम क्या है एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वायरस के साथ, कि एक डोज आप देख के चीजों को ठीक नहीं कर सकते। सिंगल डोज विल नॉट वर्क, ठीक है। सिंगल डोज अगर आप दे के सोचते हैं कि इससे काम हो जाएगा तो नहीं होगा, इसमें मल्टीपल डोजेस देने पड़ते हैं, ठीक है। मल्टीपल डोजेस, तो मल्टीपल डोजेस देना होता है। बेसिकली बोला जाता है कि 3 to 4 टाइम्स आपको ये डोजेस लेना होता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। और दूसरा, इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, कैसे इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक इसके संदर्भ में अभी एक पैप टेस्ट का नाम आ रहा है, पैप टेस्ट। पैप टेस्ट क्या होता है कि 3 साल के ड्यूरेशन में आप चीज़ों को एनालाइज करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, कि क्या आपके अंदर सर्वाइकल कैंसर्स की टेंडेंसीज डेवलप तो नहीं हो रही ना। इस चीज़ का आप जांच करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लाइफ टेन्योर के बीच में कभी भी ये डेवलप होता है। जनरली ये सेक्सुअल कांटेक्ट आने के बाद ही, सेक्सुअल कांटेक्ट होने के बाद ही ये चीज़ डेवलप होता है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप टैकल कर सकते हैं, उस चीज़ से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। ये पीएम रूफटॉप सोलर स्कीम, जैसे अभी अयोध्या में जो मंदिर, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया, जिसमें 1 करोड़ सोलर पैनल इंस्टॉल करने की बात कही गई है। रूफटॉप यानी जो घर है वहाँ पे उसके ऊपर लगाए जाएंगे। उसमें बेसिकली इंटरिम बजट में ये चर्चा किया गया है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो भी बिजली उत्पन्न होगा, उससे क्या करेंगे कि 300 यूनिट तक वो जो फैमिली, जो पर्सन डेवलप करेगा, जनरेट करेगा, उनको ये फ्री दिया जाएगा। मतलब उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है बिजली का, वो उनका भार खत्म हो गया। और जो एक्स्ट्रा बिजली उनके पास जो वो लोग जनरेट करेंगे उस सोलर पैनल से, वो क्या करेंगे, डिस्कॉम कंपनी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होती है, उनको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। ये आपका नेट मेटरिंग पॉलिसी के तहत है, ठीक है। नेट मेटरिंग पॉलिसी के तहत आपके पास जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, आप उसको सरकार को या फिर डिस्कॉम कंपनीज को हैंड ओवर कर सकते हैं, जिस वजह से ये बहुत चर्चा में है। तो इसमें बेसिकली यही जानना है कि 1 करोड़ सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होगा ओवर दी हाउस होल्ड्स, और दूसरा 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, ये भी आपको जानना है। एक महीना में 300 यूनिट्स बिजली आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा होगा आप उसको डिस्कॉम कंपनीज को हैंड ओवर कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। उत्तराखंड पैनल ऑन यूसीसी सबमिट्स रिपोर्ट टू सीएम धमी। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत न्यूज़ आ रहा था, पिछले साल भर से यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही चर्चा में था। और बीपीएससी इस बार आपसे मेंस में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर करंट अफेयर वाले सेक्शन में एक 38 मार्क्स का प्रश्न भी पूछा था कि यूसीसी क्या है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और उसके क्या चैलेंजेस। ये प्रश्न आपसे पूछा चुका था, ठीक है। 2023 के अप्रैल में क्या हुआ था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया था, उसको ये टास्क दिया था कि यूसीसी जो हमारा मेंशन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, संविधान के अनुच्छेद 44 में ये बोला गया है कि राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को फ्यूचर में लेकर आ सकती है। तो उसके लिए उस कमेटी से सजेशन मांगा गया था कि इस चीज़ को लाने के लिए कैसे, इसके लिए प्रोसीजर्स होना चाहिए और क्या-क्या चैलेंजेस है, उसको कैसे टैकल किया जाए। तो ये रिपोर्ट फाइनली 750 पेजेस का ये रिपोर्ट है, पूरी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसमें ये भी बताया कि उर्दू लैंग्वेज का कोई चर्चा नहीं है। तो ये एक दूसरा न्यूज़ है, दूसरा एंगल है, लेकिन ये बताया गया कि ये रिपोर्ट जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है, धमी जी की जो सरकार है, उनको ये हैंड ओवर कर दिया गया। अब वो डिसाइड करेंगे कि कब ये इम्प्लीमेंट करना है। तो इससे ये भी जान लेंगे कि उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक पीटी का तो ये फैक्ट हो गया, और दूसरा कि ये जब भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो पहला राज्य बन जाएगा यूसीसी इम्प्लीमेंट करने वाला। अभी इंडिया में वैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये, और तीसरा कि आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में मेंशन है हमारे संविधान में। तो इसके ऊपर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस किसी और वीडियो में आपको अलग से बताएंगे, क्योंकि वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, तो उसके मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो अभी आप न्यूज़ पढ़े हैं, उसके ऊपर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 69 बीपीएससी जो रिसेंट में आपका कंक्लूड हुआ है, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेट मेटरिंग जो आप टर्म सुनते हैं, किसके संदर्भ में है, इसका क्या मतलब है। इसके ऊपर जो भी आपका आंसर हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।